हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे। 2014 के क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं, उनको हम इस वीडियो में करवाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2014 का। इसका पहला क्वेश्चन है, पीत पत्रकारिता पद का संबंध है। ऑप्शन ए, आतंकवाद और हिंसा के विषय में सनसनीखेज समाचार। ऑप्शन बी, पाठकों अथवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीप्रकता और अतिशयोक्ति। ऑप्शन सी, कला और संस्कृति के सनसनीखेज समाचार। ऑप्शन डी, पीले कागजों पर छपे सनसनीखेज समाचार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाठकों अथवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीप्रकता और अतिशयोक्ति। क्वेश्चन था हमारा, पीत पत्रकारिता पद का संबंध है। पीत के बारे में पूछा गया है। पीत जो पत्रकारिता होती है उसका संबंध कहाँ से बताया गया है, तो उसका जो संबंध है वो है पाठकों अथवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीप्रकता और अतिशयोक्ति। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में है। ऑप्शन ए, एनकोडर्स। ऑप्शन बी, डिकोडर्स। ऑप्शन सी, एजिटेटर्स। ऑप्शन डी, प्रोपेगेटर्स। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिकोडर्स। क्वेश्चन था, शिक्षक क्या करता है कि कक्षा में एक संदेश भेजता है, संदेश शब्द में या फिर चित्र में भेजता है। शिक्षक को क्या करना है, एक मैसेज देना है स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स को वो मैसेज कैसे मिल रहा है, या तो वर्ड में मिल रहा है या फिर ड्राइंग में मिल रहा है। अब विद्यार्थी क्या कहलाएंगे, यानी स्टूडेंट्स है, शिक्षक ने भेज दिया तो अब स्टूडेंट उसे प्राप्त करे तो स्टूडेंट क्या कहलाएंगे, डिकोडर्स। शिक्षक एनकोडर्स और विद्यार्थी जो है वो डिकोडर्स कहलाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, मीडिया जाना जाता है। ऑप्शन ए, प्रथम सत्ता वर्ग। ऑप्शन बी, द्वितीय सत्ता वर्ग। ऑप्शन सी, तृतीय सत्ता वर्ग। ऑप्शन डी, चतुर्थ सत्ता वर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ सत्ता वर्ग। क्वेश्चन था, मीडिया जो है मतलब 3 श्रेणियां बताई गई थी, कार्यपालिका, मतलब बताई गई थी 3 व्यवस्थापिका। ये 3 जो श्रेणियां थी उनमें जो मीडिया जो है वो चतुर्थ सत्ता वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा राज्यपालिका। ये 3 पालिकाओं के बाद जो है इनके बाद आता है मीडिया। मीडिया जो है चतुर्थ सत्तावर्ग कहलाया गया है। चौथा क्वेश्चन है, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। ऑप्शन ए, समूह संप्रेषण। ऑप्शन बी, जन संचार। ऑप्शन सी, अंतर व्यक्तित्व संचार। ऑप्शन डी, अंतर व्यक्तिक संचार। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जन संचार। क्वेश्चन था हमारा, संचार का वह साधन। अब संचार का साधन पूछा गया है तो संचार का साधन हो गया जनसंचार। हमारा आशय होगा संचार का वह साधन से हमारा जो आशय होगा वो होगा जनसंचार। क्वेश्चन पूछा गया था, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक साथ स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है, तो वो कहलाएगा जनसंचार। पांचवा क्वेश्चन है, एक स्मार्ट कक्षा विशिक्षण का वह स्थल जिसमें ऑप्शन 1, स्पर्श पैनल कंट्रोल सिस्टम के साथ स्मार्ट पोर्शन हो। ऑप्शन 2, पीसी अथवा लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी अथवा वीसी और प्लेयर हो। ऑप्शन 3, डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो। ऑप्शन 4, प्रोजेक्टर और स्क्रीन हो। अब हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें मतलब बताना है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, मतलब चारों ही सही है। ऑप्शन 1 है, स्पेशल पैनल कंट्रोल सिस्टम के साथ स्मार्ट पोर्शन हो, सही है। ऑप्शन 2, पीसी अथवा लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी अथवा वीसीआर प्लेयर हो, ये भी सही है। ऑप्शन 3 था, डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो, ये भी सही है। ऑप्शन 4 था, प्रोजेक्टर और स्क्रीन हो, ये भी सही है। उपयुक्त चारों ही ऑप्शन सही है। इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों ही सही है। छठा क्वेश्चन है, डिजिटल सशक्तिकरण का आशय है। ऑप्शन 1, सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता। ऑप्शन 2, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच। ऑप्शन 3, सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म।
ऑप्शन 4 क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से सही है, तो बताया गया ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों ही सही है। एक बार फिर से देख लेंगे। डिजिटल सशक्तिकरण का आशय है। अब हमसे डिजिटल जो सशक्तिकरण का आशय पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 बोल रहा है कि सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, तो ये भी सही है। ऑप्शन 2 है सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच, ये भी सही है। ऑप्शन 3 था सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये भी सही है। ऑप्शन 4 था कि क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। उपयुक्त चारों ही ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों ऑप्शन क्या है, ये राइट है। अब डायरेक्ट 30वां क्वेश्चन देखेंगे हम। ए अफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए द्विआधारी अंक प्रणाली, ऑप्शन बी दशमलव अंक प्रणाली, ऑप्शन सी षड दशमलव अंक प्रणाली, ऑप्शन डी अष्टभुजा अंक प्रणाली। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी षड दशमलव अंक प्रणाली। क्वेश्चन था हमारा ए से अफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया गया है? अब ए से जब हम कीबोर्ड यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से ए से लेके अफ तक के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको इन्होंने क्या दिया कि उन्होंने बोल दिया कि सी यानी कि षड दशमलव अंक प्रणाली इनको कहा जाता है, या फिर इनको नाम दिया गया है। इन प्रतीकों को ए से अफ तक के जितने भी प्रतीक हैं उनको नाम दे दिया षड दशमलव अंक प्रणाली। 31वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी क्रोम, ऑप्शन सी याहू, ऑप्शन डी बिंग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रोम। क्वेश्चन था कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब हमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं। पहला जो कह रहा है गूगल, गूगल के बाद क्रोम, क्रोम के बाद याहू, याहू के बाद बिंग। अब सर्च इंजन नहीं है, क्रोम जो है वो सर्च इंजन नहीं है। मान लिया जाता है कि गूगल, याहू और बिंग ये क्या है, तीनों सर्च इंजन है, बट जो क्रोम है वो सर्च इंजन नहीं है। 32वां क्वेश्चन है सी एस का संपूर्ण रूप है। ऑप्शन ए कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ऑप्शन बी कलेक्टिंग स्टाइल शीट्स, ऑप्शन सी कंपैरेटिव स्टाइल शीट्स, ऑप्शन डी कंप्रहेंसिव स्टाइल शीट्स। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्वेश्चन था हमारा सी एस का संपूर्ण रूप है। सी फॉर कैस्केडिंग, एस फॉर स्टाइल, एस फॉर शीट्स। 33वां क्वेश्चन है मूक का पूर्ण रूप है। मूक जो है उसके टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये। तो मूक का पूर्ण रूप पूछा गया है। ऑप्शन ए मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, ऑप्शन बी मास टेस्टेड ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन सी मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन डी माइड्रिड ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसका राइट आंसर होगा मूक को जो है वो ऑप्शन सी मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। एम फॉर मैसी, ओ फॉर ओपन, ओ फॉर ऑनलाइन, सी फॉर कोर्स। जो मूक का हमें पूर्ण रूप पूछा गया था ये बताता है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। 34वां क्वेश्चन है दशमलव अंक 35 का द्विआधारी समतुल्य है। ऑप्शन ए 1011, ऑप्शन बी 11001, ऑप्शन सी 110 101, ऑप्शन डी 101 011। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1011। अब दशमलव अंक है उसका 35 का हमें द्विआधारी समतुल्य निकालना है, तो हम उसका छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला भी यूज़ करते। तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया तो उसमें 35 का जो बाइनरी डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 1011। हम ऐसे भी बोल सकते हैं 100011। 35वां क्वेश्चन है GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है। ऑप्शन ए ऑडियो डाटा, ऑप्शन बी इमेज डाटा, ऑप्शन सी वीडियो डाटा, ऑप्शन डी टेक्स्ट डाटा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इमेज डाटा। क्वेश्चन पूछा गया था GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है। अब ये जो चारों बताई गई हैं फाइल्स की किसका भंडारण करेंगी, तो ये इमेज का भंडारण करेंगी, यानी इमेज डाटा है। अब हमने कभी भी इमेज देखा होगी तो इमेज पे आता है कि इस जो इमेज को गिफ के रूप में करें, JPG के रूप में करें, या PMP के रूप में करें, या फिर PNG के रूप में। हमसे ऑप्शंस मांगे जाते हैं, उसमें से हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो ये फाइल्स हैं, 4 फाइल्स होती हैं जिनका जो भंडारण है वो हम इमेज डाटा के रूप में करते हैं। 36वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानवोत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2/3, 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी जल से बिजली उत्पादन, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी घरेलू और नगर पालिका द्वारा उपभोग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि।
क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मानवोत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2/3 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपयोग के लिए उत्तरदायी है। अब 2/3 से अधिक वैश्विक जल के लिए उपभोग के लिए उत्तरदायी होगी कृषि। 37वां क्वेश्चन है, मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs वायु में है। ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन सी फोम उद्योग, ऑप्शन डी कीटनाशी उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फोम उद्योग। क्वेश्चन पूछा गया था, मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs वायु में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फोम उद्योग। 38वां क्वेश्चन है, किसी देश से कुल CO2 के उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम को पहचानिए। ऑप्शन ए USA, चीन, भारत, रूस, ऑप्शन बी चीन, USA, भारत, रूस, ऑप्शन सी चीन, USA, रूस, भारत, ऑप्शन डी USA, चीन, रूस, भारत। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन, चीन के बाद USA, USA के बाद रूस, रूस के बाद भारत। अब हमें CO2 का उत्सर्जन का क्रम बताना है, तो सही क्रम होगा कि पहले चीन आएगा, चीन के बाद USA आएगा, USA के बाद रूस, रूस के बाद आएगा भारत। 40वां क्वेश्चन है, चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन था कि चक्रवात जो है, चक्रवात हुदहुद, चक्रवात का नाम है यहाँ पे हुदहुद, किस राज्य के तट से टकराया। अब चक्रवात हुदहुद जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य के तट से टकराया था। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए स्वच्छ वायु, ऑप्शन बी ताजा पानी, ऑप्शन सी उर्वर मिट्टी, ऑप्शन डी नमक। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नमक। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अब स्रोत है जो नवीकरणीय प्राकृतिक नहीं है तो वो होगा नमक। 42वां क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित जाली संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित जाली संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में है। सो इसका राइट आंसर बताया गया है उत्तर प्रदेश। तो पूछा गया है कि जाली संस्थाओं या विश्वविद्यालयों की अधिकतम जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र में है। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है। ऑप्शन 1 संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ऑप्शन 2 विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ऑप्शन 3 भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा संस्था, ऑप्शन 4 विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। अब हमसे 4 कूट दिए गए हैं और हमें कहा गया कि कौन सा सही, तो हमने ऑप्शन सी का चयन किया कि 1, 2 और 4 जो है वो सही है। अब फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC अधिनियम 1956, UGC जो अधिनियम है फ्रेंड्स आपको ये बात ध्यान रखनी है, UGC जो अधिनियम है वो 1956 में पारित किया गया था। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि UGC अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है। ऑप्शन 1 संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सही है। ऑप्शन 2 विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय ये भी सही है। ऑप्शन 3 भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय ये गलत है। ऑप्शन 4 विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था, 1, 2 एंड 4 ये 3 जो ऑप्शन है वो सही है। 46वां क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 4 माह, ऑप्शन डी 100 दिन। क्वेश्चन था कि संसद के 2 सत्र हैं के बीच का जो अंतराल है, अब सत्र हैं 2 सत्र हैं, सत्र के बीच का जो अंतराल है किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है 3 माह, ऑप्शन बी कह रहा है 6 माह, ऑप्शन सी कह रहा है 4 माह, ऑप्शन डी कह रहा है 16 दिन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 माह।
47वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? मौलिक अधिकार है उसमें निजता का अधिकार भी शामिल है, तो निजता का अधिकार के बारे में पूछा गया, तो निजता का जो अधिकार है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में अंतर्निहित है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? ऑप्शन ए एनसीईआरटी, ऑप्शन बी यूजीसी, ऑप्शन सी एनएएसी, ऑप्शन डी एनयूईपीए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एनयूईपीए। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? अब क्षमता निर्माण कार्यक्रम से कौन सा शैक्षणिक योजना संबंध रखता है? तो वो रखता है एनयूईपीए। 49वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है के द्वारा कहा गया। अब जो ये जो कोटेशन है, ये जो कथन दिया गया है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए कहता है महात्मा गांधी, ये जो कोटेशन कही महात्मा गांधी ने कही है। ऑप्शन बी कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, ये कोटेशन रविंद्रनाथ टैगोर ने कही है। ऑप्शन सी कहता है स्वामी विवेकानंद एंड ऑप्शन डी कहता है श्री अरविंदो। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद जी की कोटेशन देख लेते हैं एक बार। शिक्षा मनुष्यों में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह कही गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? अब शिक्षण के स्तर बताए गए तो उनमें पूर्व निर्धारित यानी कि पहले से निर्धारित नहीं है, ये स्तर कौन सा होगा? अब देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है स्मरण, ऑप्शन बी कह रहा है बोध, ऑप्शन सी कह रहा है प्रावर्तित, ऑप्शन डी कह रहा है विभेदीकरण। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षक का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा विभेदीकरण जो होता है वो शिक्षक का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। मतलब साफ है कि स्मरण, बोध और प्रावर्तित ये शिक्षण के पूर्व निर्धारित स्तर है, लेकिन विभेदीकरण ये शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। 51वां क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? ऑप्शन ए व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन बी निदर्शन पद्धति, ऑप्शन सी आगमनात्मक पद्धति, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक पद्धति। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आगमनात्मक पद्धति। क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? अब शिक्षण यानी कि टीचिंग चल रहा है क्लास में, अब पूछा गया कि अब स्टूडेंट से उसकी जो अधिकतम जो सहभागिता होगी वो किसके द्वारा संभव हो सकती है? तो आगमनात्मक पद्धति द्वारा ही उनकी अधिकतम सहभागिता संभव हो सकती है। 52वां क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। ऑप्शन ए अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन, ऑप्शन बी अनुदेशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता, ऑप्शन सी अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति, ऑप्शन डी अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। क्वेश्चन पूछा गया था नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। ऑप्शन डी अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान को। 53वां क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग। ऑप्शन ए कक्षा की गरिमा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, ऑप्शन सी संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए, ऑप्शन डी अनुशासन की सुनिश्चितता के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। क्वेश्चन पूछा गया था अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग अब संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए किया जाता है। 54वां क्वेश्चन है, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र से, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक क्षेत्र से, ऑप्शन सी सहजात्मक क्षेत्र से, ऑप्शन डी मनश्चालक क्षेत्र से। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र से। क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षक की अभिवृत्ति, अभी जो वृत्ति होती है शिक्षक की अभिवृत्ति होती है जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है। अब शिक्षक की अभिवृत्ति उसके शिक्षण पर भी प्रभाव पड़ रहा है, इसका संबंध किससे होता है? तो उसका जो संबंध है उसके भावात्मक से यानी भावों से होता है। तो भावात्मक क्षेत्र
55वां क्वेश्चन है, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा। ऑप्शन ए, खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना। ऑप्शन बी, उसमें पूरी तरह डूबने से पहले मार्गदर्शी अध्ययन करना। ऑप्शन सी, विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। ऑप्शन डी, सैद्धांतिकता को भूलना चाहिए क्योंकि यह एक व्यवहारिक व्याख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना। क्वेश्चन पूछा गया था, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा। अब हमें कोई सामाजिक शोध की योजना बनाई तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उस विषय के बारे में खुले दिमाग से सोचें। मतलब ऑप्शन ए इज राइट, खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना। 57वां क्वेश्चन है, शोध निबंध के अनिवार्य तत्व हैं। ऑप्शन ए, प्रस्तावना कोमा आंकड़ा संग्रह कोमा आंकड़ा विश्लेषण कोमा निष्कर्ष और अनुशंसा। ऑप्शन बी, कार्यकारी सारांश कोमा साहित्य पुनर्वीक्षण कोमा आंकड़ा संग्रहण कोमा ग्रंथ सूची। ऑप्शन सी, शोध योजना कोमा शोध आंकड़ा कोमा विश्लेषण कोमा संदर्भ। ऑप्शन डी, प्रस्तावना कोमा साहित्य पुनर्वीक्षण कोमा शोध प्रणालियां कोमा परिणाम कोमा चर्चा और निष्कर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना कोमा साहित्य पुनरीक्षण कोमा शोध प्रणालियां कोमा परिणाम कोमा चर्चा और निष्कर्ष। पूछा गया था शोध निबंध के अनिवार्य तत्व हैं। अब हमें कंपल्सरी तो मानना ही है इनको शोध निबंध के लिए। तो शोध निबंध के लिए सबसे पहले आएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद आएगा साहित्य पुनरीक्षण, साहित्य पुनरीक्षण के बाद आएगा शोध प्रणालियां, शोध प्रणाली के बाद आएगा परिणाम, परिणाम के बाद आएगा चर्चा और निष्कर्ष। सबसे पहले तो हम निबंध लिखेंगे तो निबंध में दो चीजें तो क्लियर होगी, प्रस्तावना और निष्कर्ष। 59वां क्वेश्चन है, सैंपलिंग केसेस का आशय है। ऑप्शन ए, सैंपलिंग में सैंपलिंग ढांचे का प्रयोग। ऑप्शन बी, शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान। ऑप्शन सी, शब्दश शोधार्थी का विप्रकेश। ऑप्शन डी, लोग समाचार पत्र टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोग कोमा समाचार पत्र कोमा टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग। अब सैंपलिंग केसेस का आशय पूछा गया तो सैंपलिंग केसेस का आशय बताया गया है कि लोग समाचार पत्र टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग करना। 60वां क्वेश्चन है, शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में सममित है और सामान्य वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज्यादा ऊंचा हो कहलाता है। ऑप्शन ए, विषम। ऑप्शन बी, मध्य ककूदी। ऑप्शन सी, तुंग ककूदी। ऑप्शन डी, चिपिट ककूदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुंग ककूदी। क्वेश्चन था, शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में सममित और सामान्य वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज्यादा ऊंचा हो कहलाता है। ऑप्शन सी, तुंग ककूदी कहलाता है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।